जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को हम लोग दैनिक जागरण का एनालिसिस करने वाले हैं। दैनिक जागरण में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे वैसे आर्टिकल्स को हम लोग लाने की कोशिश किए जा रहे हैं और ये सीरीज और ये सेशन रेगुलर हो रही है डेट वाइज पे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा उसको मैं कवर कराने के, ठीक है। बहुत कम समय में अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और पिछले वीडियो में कुछ एक कमेंट्स आया था कि सर आप कॉपी में जो लिख के बताते हो ना, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए, दिक्कत तो कोई ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि पूरा क्लियर आपको साफ साफ दिख रहा है और हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको दिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे भी नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं जिनको जो ना हाई लेवल की क्वालिटी तो चाहिए है ना, लेकिन क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो उनको बस यही मैं सलाह दूंगा कि आप कोशिश करो कि जो लिखा हुआ है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें। आप डिजिटलकरण हो गया तो अब सब जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है और समय का थोड़ा अभाव होने की वजह से मैं नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कीजिए और जो भी मैं बताऊंगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप ये ध्यान ना दें कि किस पे पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि ध्यानपूर्वक सुनिए और क्या बताया जा रहा है वो ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऐसे कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज के सेशन का पहला इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कहा जाता है प्रदूषण बढ़ाने में स्थानीय स्रोतों की भूमिका। प्रदूषण से ग्रसित जो दिल्ली अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित रहा है दिल्ली। तो इसी के कारण जो है ना, आईआईटी कानपुर ने एक शोध किया है, मतलब इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की है कि ये प्रदूषण का क्या स्रोत है, आखिर कहाँ से आ रहे हैं प्रदूषण, और इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में जानने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मेंस में भी, ऐसे में भी ऐसे कोर्स को आप ऐड कर सकते हो। तो ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, प्रदूषण बढ़ाने में स्थानीय स्रोतों की मुख्य भूमिका। इसमें क्या क्या मुख्य भूमिका है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कहा जाता है आईआईटी कानपुर के शोध में, यानी कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के बारे में बताया गया है। यानी कि उत्तर भारत के जो उत्तरी भागों में जितने भी राज्य हैं उसमें जो प्रदूषण क्षेत्र आते हैं, जैसे उसमें दिल्ली भी आ गए। दिल्ली में आप सभी जानते ही हैं, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा प्रदूषित शहर था और उसमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, अभी भी वर्तमान समय में है। तो वहां पे आप देखोगे अभी लगातार हर सप्ताह, ये 2 दिन 3 दिन 5 दिन पे जो ना पानी का फुहारा दिया जा रहा है ना, कृत्रिम रूप से पानी का फुहारा दिया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण जो है ना कम हो, जितने भी धूलकण हो वो जमीन पे सटा रहे। तो इसके लिए जो मतलब कि लगातार दिल्ली में ऐसा कुछ देखने को मिल रही है। तो इसलिए आईआईटी कानपुर ने क्या है, एक शोध किया है। इसके माध्यम से हम लोग को ये पर जानकारियां इकट्ठा होने में मदद की है कि आखिर प्रदूषण का क्या स्रोत है, आखिर कहाँ से प्रदूषण आते हैं, इसके क्या क्या स्रोत हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो क्या कहा जाता है, दिल्ली में जो है ना, दिल्ली का मुख्य ये स्रोत क्या है, वहाँ के यातायात। वहाँ की यातायात सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्याएं हैं। और आवासीय गर्मी, वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से भी प्रदूषण की समस्याएं देखने को मिलती है। और औद्योगिक गतिविधियाँ, वहाँ पे औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ प्रदूषण की मात्रा जो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना, जिसकी वजह से देखिए यातायात, आवासीय गर्मी और औद्योगिक गतिविधियों से जो है ना कौन कौन से ऐसे चीज हो जाते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया और कार्बनिक एरोसोल। अमोनियम क्लोराइड और कार्बनिक एरोसोल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है किसमें, प्रदूषण फैलाने में। देखिए, अब अगर यातायात चलता रहा, आवासीय गर्मी रहा, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति होती रही, इन तमाम चीज़ों को जो है इकट्ठा होने के बाद जो है ना अमोनियम क्लोराइड और कार्बनिक एरोसोल बनता है, जिसके माध्यम से ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और प्रदूषण के रूप में फैलता है और ये हमारे लिए जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दिल्ली का ये मुख्य कारण यही है, वहाँ के यातायात, आवासीय गर्मी और औद्योगिक गतिविधियाँ। इस पर आपको सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ये प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आपको अमोनियम क्लोराइड और कार्बनिक एरोसोल का सबसे ज्यादा योगदान रहा है दिल्ली के क्षेत्र में, है ना। तो दिल्ली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान रहा है अमोनियम क्लोराइड और कार्बनिक एरोसोल का, तो जिसकी वजह से वहां प्रदूषण की मात्रा जो काफी ज्यादा उच्च स्तर पर देखने को मिल रही है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड था, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका जाता है, जैसे कि दिल्ली के बारे में हम समझ चुके हैं, दिल्ली की मुख्य समस्या यही थी, वहाँ की अमोनियम क्लोराइड और कार्बनिक एरोसोल की जो है ना काफी ज्यादा संख्या में बढ़ती जाती है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, यातायात और उसके बाद गर्मी, उसके बाद औद्योगिक गतिविधियां, ठीक है।
तो ये मुख्य कारण है वहाँ का। और उसके बाद दिल्ली के अलावा राज्यों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दिल्ली के बाहर जो है ना कहा जाता है कृषि अपशिष्ट जलाने के होने वाले उत्सर्जन और इस उत्सर्जन के बनने वाले द्वितीय कार्बनिक एसोरोल अधिक प्रचलित हैं। ये जो ना देखिए आप कृषि क्षेत्र में जो ना काफी ज्यादा देखते होंगे कि अपशिष्ट जलाते हैं, है ना, कृषि होने के बाद अपशिष्ट जलाते हैं, उसके धुआं वगैरह जो ना वो उत्सर्जन होने के बाद इस उत्सर्जन में जो ना वो एक प्रकार का द्वितीय जो उत्पादक है, प्रदूषक का दूसरा द्वितीय उत्पादक एक गैस कार्बनिक एसोरोल, है ना, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कार्बनिक एसोरोल, तो उसमें ये अधिक प्रचलित हो जाता है ना। देखिए आपको इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रदूषक का प्रथम जो है प्रथम का यानी कि सबसे ज्यादा किस पे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, तो अमोनियम क्लोराइड, और द्वितीय में आ जाएगा कार्बनिक एसोरोल। और दिल्ली में जो नहीं दोनों के दोनों है, कार्बनिक अमोनियम क्लोराइड उसके साथ साथ कार्बनिक एसोरोल। उसके बाद अगर दिल्ली के अलावा कहीं और आप न्यूज़पेपर आप फॉलो करते ही होंगे, उस पर आप देखते होंगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण की संख्या मात्रा देखने को मिल रही है, और इसके अलावा बाकी राज्यों में कम उसकी अभी दिल्ली की अपेक्षा कम देखने को मिलती है। वहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे द्वितीय स्रोत है जो कि एसोरोल है, कार्बनिक एसोरोल है, इसकी वजह से दिल्ली से कम मात्रा में यहाँ पे प्रदूषण देखने को मिलती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो उसके बाद इसमें देखिए जैसे आपका कृषि क्षेत्र में आ गया, लकड़ी जलाना, गोबर और कोयला, पेट्रोल, ये सब शामिल है। ये सब जलाने के बाद जो है ना ये कार्बनिक एसोरोल बनते हैं, और ये डायरेक्टली जो है हमारे फेफड़े में नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारे फेफड़े को कमजोर बना देती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका दिल्ली के बारे में और प्रदूषक के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में आप सभी देखिए। इसमें देखिएगा आप इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ, भारत बायोटेक के प्रमोटर कृष्णा एम एला, ठीक है, कृष्णा एम एला बने आईबीएम के अध्यक्ष। आईबीएम के नए अध्यक्ष जो ना कृष्णा एम एला बने हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। आईबीएम क्या होता है, आईबीएम होता है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यानी कि ये इंडियन वैक्सीन से जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले एक संस्था है, उसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कृष्णा एला को, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कहा जाता है भारत के बायोटेक के संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष जो है ना ये कृष्णा एम एला को बनाया गया है, और इसका फुल फॉर्म देखिए आईबीएम का इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो होगा आपका अप्रैल 2024 में ये नियुक्त करवाए जाएंगे, और ये 2 साल का होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि आईबीएम के अध्यक्ष की कार्यकाल कितने होते हैं, 2 सालों का होता है, 2 वर्षों का होता है। और ये किसका स्थान लिए है, ये किनका स्थान लिए, देखिए आदार श्री पूनावाला का स्थान लिया है, यानी कि आईबीएम के अध्यक्ष, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे, आदार श्री पूनावाला अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कि 2019 से अब तक थे। उसके बाद अभी वर्तमान समय में जो है इसका कृष्णा एम एला को घोषित किया गया है, जो कि अप्रैल में ही मतलब इसी मंथ में ही इसको ये पद दे दिए जाएंगे, और अगले 2 वर्षों तक वही पद संभालेंगे। और उसके कुछ उपाध्यक्ष वगैरह भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। इसका उपाध्यक्ष बनाए गए हैं महिमा दत्तला को, और कोषाध्यक्ष बनाए गए टी श्रीनिवास को, और महानिदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार आईबीएम के अध्यक्ष क्यों नियुक्त किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट में रहेगा आपका, देखिए अभी क्या हुआ है स्पेन में क्या हुआ, पेड्रो सांचेज जो स्पेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बने रहने का मतलब ये है कि हुआ है, अभी क्या हुआ है स्पेन में जो है ना जो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में है पेड्रो सांचेज, उसकी जो ना मतलब ये पारिवारिक थोड़ा समस्याएं थी, मतलब वाइफ्स के साथ कुछ अनबन हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिंतित रह गए थे, कौन, प्रधानमंत्री। तो इसकी वजह से वो अपने कार्यकाल में 5 दिनों की छुट्टी ले लिए थे, यानी कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो इसकी वजह से पूरा वहां पे चिंताएं जताने लगी कि आखिर ये 5 दिनों में चिंता में है, इसकी वजह से छुट्टी लिया, हो सकता है ये पद त्याग दे, है ना। तो इस तरह से काफी ज्यादा वहां पे चर्चा में था, और अभी वर्तमान समय में जो है ये घोषणा कर दिया है कि छुट्टी के बाद जो है ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो इसी वजह से ये चर्चा में है। तो अभी वर्तमान समय में स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, पेड्रो सांचेज, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल रहने वाली है G7 जो है ना देश के 2023 तक कोयले वाले बिजली संयंत्र बंद करने की सहमति, यानी कि क्या G7 जो है ना जो एक संस्था है उसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन्होंने एक लक्ष्य मतलब सहमति, एक समझौता किया है, जिसके माध्यम से 2035 तक जो है ना यहाँ पे कोयला के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जो है ना कोयला वाले जो है ना उसका संयंत्र करा जाएगा, मतलब उसका उपयोग कम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसी वजह से आर्टिकल्स दिया गया है। तो आप इसमें क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और इसमें जो है ना जीवाश्म ईंधन को दूर करने का लक्ष्य तैयार किया जा रहा है। तो इसमें इसको सहमति, इस समझौता को तैयार किया जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद कहा जाता है, देखिए इसी समझौते के बीच में जो है ना, इस समझौते को ब्रिटेन के जो वर्तमान समय में ऊर्जा सुरक्षा मंत्री हैं एंड्रयू बाबी, है ना, ब्रिटेन के जो अभी वर्तमान समय में क्या है सुरक्षा मंत्री एंड्रयू बाबू ने इस समझौते को क्या है ऐतिहासिक समझौता कहा है, यानी कि इतिहास में ऐसा बड़ी समझौता उसकी नजर पे नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे ऐतिहासिक समझौता के तौर पर इसको घोषणा किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो वर्तमान समय में ब्रिटेन के जो ऊर्जा सुरक्षा मंत्री है G7 जो है ना कोयला संयंत्र के समझौते में क्या कथन रखा था, तो ये आप ऐतिहासिक समझौता का कथन दिया था और इटली के राजनयिक सूत्र के अनुसार ये तकनीकी समझौता बताया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है और नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल रहने वाली आज के सेशन का। तो देखिए ये कहा जाता है सूर्य के पीछे छिपने जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। देखिए बृहस्पति जो है ना अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन वो बृहस्पति जो है सूर्य के अंदर यानी कि सूर्य के पीछे जो है ना वो छिपने वाली है, विलुप्त तो नहीं होने वाली है, वो छिपने वाली है। ये जो है ना क्या होगा आपका, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि हर चीज घूमती है अपने अक्ष पे, है ना, उसी प्रकार सूर्य का मतलब कि सब कोई परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो है ना अभी क्या हो रहा है, ये पृथ्वी से जो है ना बृहस्पति हम लोग को नहीं दिखने वाली है अगले 4 सप्ताह में, यानी कि 18 मई से ये जो 4 सप्ताह के लिए हमें ये दिखने वाली नहीं है पृथ्वी से, ये काफी ज्यादा दूर हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अब सभी के सभी जो ना अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य का सभी के सभी चक्कर लगाते हैं। तो उसी वजह से ये 12 साल के बाद जो है ना ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि सूर्य के पीछे पूरा आ जाएंगे आपका बृहस्पति। टोटल 4 सप्ताह तक वो जो है ना हम लोग पृथ्वी से इसको देख नहीं पाएंगे और ये जो है ना 4 सप्ताह जो है ना बृहस्पति सबसे नजदीक आ जाएगा, सूर्य के सबसे नजदीक, है ना, और पृथ्वी से सबसे दूर हो जाएगा। और कितना दूरी होगा उसकी आंकड़ा को भी देखने वाले हैं। तो ये है आपका स्टोरी की आखिर क्यों हो रही है, परिक्रमा कर रही है और ये बृहस्पति जो है ना सूर्य के पीछे आने वाली है, जो कि सूर्य और पृथ्वी और बृहस्पति के बीच सूर्य आने की वजह से हमें जो है ना पृथ्वी से डायरेक्टली बृहस्पति देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है इसका स्टोरी, ये 12 साल के बाद ऐसा परिक्रमा देखने को मिलती है। इसी वजह से 18 मई से जो है ना हमें 4 सप्ताह के लिए नजर नहीं आने वाली है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कहा जाता है 12 वर्ष में बनता है युति का योग, यानी कि ये जो परिक्रमा होती है, ये घटना होती है, 12 वर्षों में एक बार देखने को मिलती है ना। अभी जैसे 2024 है तो फिर अगला जो है ना 2036 को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसमें 18 मई से 4 सप्ताह तक नजर नहीं आएगा ये ग्रह और पृथ्वी से नहीं दिखेगा और सबसे सर्वाधिक दूरी पर बता दिए। और नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने इसके बारे में जानकारियां हमें दी है। और सूर्य के सबसे मतलब बहुत पास हो जाएंगे ये सूर्य के, और ये मात्र 0.43 डिग्री हो जाएंगे, मतलब 1 डिग्री से भी कम, इतने नजदीक आ जाएंगे, है ना। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक आ जाएंगे बृहस्पति ग्रह, जो कि इसमें मात्र 0.443 जो ना डिग्री देखने को मिलेगा। और यही पृथ्वी से अगर देखा जाए, पृथ्वी से जो ना लगभग 6.03 AU जो ना खगोल इकाई का मात्रक है, इसी से इसका जांचा जाता है, मापा जाता है इसकी दूरियां, ठीक है। तो 6.03 AU मतलब खगोलीय इकाई होता है। और आपको ये भी बता दूं, एक खगोलीय इकाई जो है ना 15 करोड़ किलोमीटर होता है, समझ सकते हो, 15 करोड़ किलोमीटर एक खगोलीय इकाई होता है। और यहाँ पे ऐसे 6 खगोलीय इकाई है ना, 6 खगोलीय मतलब कि 15 गुना 6 करने के बाद 90 और 0.3 भी है, मतलब कि 90 करोड़ से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर रहेगी पृथ्वी और बृहस्पति के बीच की दूरी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आंकड़ा भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। तो ये रहा आपके पृथ्वी और बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति छिपने वाली है सूर्य के पीछे, 18 मई से आपको ये सा कारनामा देखने को मिलेगा और ये 12 सालों में एक बार देखने को मिलती है। तो आज के सेशन में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किए हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर कराने की, ठीक है। ऐसे तो आर्टिकल्स बहुत सारे दिए होते हैं, 14-15 पेज के एक न्यूज़पेपर आते हैं, तो उसमें हम लोग को सबको फोकस नहीं करना, उस पर चुनिंदा आर्टिकल्स को कवर करना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे आर्टिकल्स को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसी तरह से रेगुलर सेशन देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए ताकि अभी भी मोटिवेशन मिले और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।